हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बैकन। ठीक है, ऑफ स्टडीज़ जो आपका एसे है, इट इज़ एन एसे जो कि लिखा है किसने, फ्रांसिस बैकन ने। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे है जो कि फ्रांसिस बैकन ने लिखा है। ये एसे ना ही केवल आप सभी के सिलेबस से है, मतलब सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट को ये ऐसे ऑफ स्टडीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नॉलेज मिलती है अबाउट स्टडीज़ कि आप जो पढ़ाई करते हो अपने डेली बेसिस पे, तो वो कैसी करनी चाहिए, आपको क्यों करनी चाहिए, देन पढ़ाई के क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, देन आपको किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके से रीड करनी चाहिए, किस टाइप की नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए। अगर आपके इंसान में कोई भी डिफेक्ट है, जैसे कि डॉक्टर दिखाया जाता है, उसको अलग अलग आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती है कि आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे आपके डिफेक्ट सही हो आपके बॉडी के। ठीक वैसे ही माइंड के डिफेक्ट भी सही करने के आपके अलग अलग टाइप के स्टडीज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बात जो है इस एसे में आपको देखने को मिलेंगी। ये ऐसे हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। नाउ देखिए, फ्रांसिस बैकन जो कि इन्होंने लिखा है ऑफ स्टडीज़। तो वैसे तो एग्जाम में फ्रांसिस बैकन के बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा कि कब बॉर्न कब हुई, ये डेथ कब हुई इनकी एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने लिखा है ऑफ स्टडीज़ तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना सही है। ठीक है, तो देखिए ये इनकी पिक्चर है जो मैंने लगा दी है आप सभी के लिए, ताकि आप देख सकें फ्रांसिस बैकन को। नाउ देख लेते हैं एक बार इनका डाटा। सो देखिए, बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 में। इनकी मृत्यु हुई, डेथ कब हुई थी, 9 अप्रैल 1626 में। नाउ ये किन किन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए देखो, एरिस्टोटल, प्लेटो, रॉगर बैकन, निकोलो मैकियावेली। सो अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ा है, क्लास 11 में आपके पॉलिटिक्स है, तो आपने एरिस्टोटल, प्लेटो का नाम सुना होगा, निकोलो मैकियावेली का नाम सुना होगा। निकोलो मैकियावेली जो कि अपनी फेमस बुक द प्रिंस के लिए जाने जाते हैं, इनकी फेमस बुक है द प्रिंस। देन एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड प्लेटो। तो ये सारे नाम जो आप देख रहे हैं ये सब आपके पॉलिटिक्स में आपने पढ़े होंगे अगर आप पॉलिटिकल स्टूडेंट है तो ये इन सभी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हुए। ठीक है, इन्होंने वर्क किया। ये तो वैसे एसेस थे, मतलब ऐसे लिखते थे जैसे ऑफ स्टडीज़ ऐसे है, तो वैसे और भी इन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे हैं, 50 करीबन उन्होंने ऐसे लिखे हैं। और इनके ऐसे में जब ये स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे, तो ऑफ से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑफ स्टडीज़ है, ठीक वैसे ऑफ ट्रूथ, इस तरीके से बहुत सारे इनके ऐसे जो कि ऑफ से स्टार्ट होते हैं। ओके, नाउ इन्होंने देखो लॉर्ड हायर चांसलर थे, ये इन्होंने वर्क किया एज अ लॉर्ड हाई चांसलर के रूप में। देन एसेस तो थे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे इन्होंने काम करे हैं। नाउ देखो एडुकेशन इनका, तो इन्होंने बहुत हाई क्वालिटी का एडुकेशन लिया था इंग्लैंड से, देन फ्रांस से। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिनिटी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पोइटियर्स। तो ये सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से इन्होंने अपनी हाई एजुकेशन ली है। देन फ्रांसिस बैकन, देखो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, बाकी अगर नहीं भी रखोगे याद तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फ्रांसिस बैकन इज कंसिडर द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे का फादर किसे कहा जाता है, फ्रांसिस बैकन को, ध्यान रखना। ठीक है, एंड अगर एसे का फादर पूछा जाए, इंग्लिश का नहीं, ओनली एसे, अगर सिर्फ एसे का फादर पूछा जाए तो वो है कौन, मोन्टैगन। ठीक है, मोन्टैग जो है वो फादर है ओनली एसे के, सिर्फ एसे के। और अगर इंग्लिश एसे पूछा जाए, प्रोमिनेंटली इंग्लिश एसे, तो वो है फ्रांसिस बैकन। ठीक है, नाउ इन हिज एसे ऑफ स्टडीज़, जो ऑफ स्टडीज़ आज हम इनका एसे पढ़ने वाले हैं, तो फ्रांसिस बैकन एक्सप्लेन हाउ एंड वाई स्टडी नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। इसमें ये बताते हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टडीज़ में, वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों स्टडी नॉलेज इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे और क्यों स्टडी नॉलेज जो हम पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए आप बैकन के जो एसेज होते हैं, जितने भी एसे हैं उनका स्टाइल कैसा है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि जो एसेज होते हैं, जो भी इनकी राइटिंग्स है, वो सब कौन से टाइप में होते हैं, कौन से स्टाइल में होते हैं, तो दैट इज एफोरिस्टिक स्टाइल। इन ऑफ स्टडीज़ बैकन लेज आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल टर्म्स। इन प्रैक्टिकल टर्म्स में नॉलेज की क्या वैल्यू है उसको ऑफ स्टडीज़ में बैकन ने शो किया है। ठीक है, नाउ बाकी सब आप रीड कर सकते हैं खुद से, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं ऑफ स्टडीज़। तो ऑफ स्टडीज़ जो कि एक एसे है, एसे बाय फ्रांसिस बैकन। ठीक है, तो फ्रांसिस बैकन के ज़्यादातर जो एसेज होते हैं वो ऑफ से स्टार्ट होते हैं, जैसे ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रूथ। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इनका जो स्टाइल है वो एफोरिस्टिक स्टाइल है, आप ध्यान रखेंगे, APHORISTIC, एफोरिस्टिक स्टाइल। ठीक है, एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब हिंदी में होता है गागर में सागर भरना, यानी छोटी सी लाइन होगी लेकिन उसमें बहुत डीप थॉट, डीप मीनिंग होगी छुपी हुई। ठीक है, तो एफोरिस्टिक स्टाइल में ये लिखते हैं। तो ऑफ स्टडीज़ भी हमारा एफोरिस्टिक स्टाइल में ही है। तो जो ऑफ स्टडीज़ है इसको लिखा कब गया था और पब्लिश कब किया गया, ध्यान रखना, 1597। ठीक है, 1597 में इसको लिखा भी गया और फिर इसको पब्लिश भी 1597 में ही किया गया था। ओके, नाउ देन उसके बाद कुछ सालों बाद इसमें कुछ चीज़ों को, कुछ वोकैबलरीज जो इसमें ऐड की गई, ऐड ऑन करने के बाद फिर इसको रिपब्लिश किया गया 1612 में। ठीक है, रिपब्लिश 1612 में फिर इसको किया गया। तो जो फ्रांसिस बैकन ने, उन्होंने 50 करीबन एसेज लिखे हैं और उसमें से सबसे पहला एसे ऑफ स्टडीज़ उनका है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसे है जो कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। थीम कौन सा है इसका ऑफ स्टडीज़ का, तो क्योंकि हम स्टडीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका थीम भी स्टडीज़ ही है, यानी पढ़ाई। ठीक है,
सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इसी से रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि देखो पढ़ाई जो हम करते हैं है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। स्टडीज़ से आप क्या कर सकते हो, आपको अच्छे आगे जाके जॉब मिलेगी या आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जिससे आप अपना लाइवलीहुड चला सकते हो। तो पढ़ाई तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा देता है। देन साथ ही साथ इससे आपकी डिसीजन लेने का भी जो ताकत है वो बढ़ जाता है। अब आप जैसे जापान में देखोगे तो जापान में जितनी भी पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है। इस वजह से जापान जो है डेवलप्ड कंट्री है ना। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो जो है कोशिशें कर रही है जिससे कि हर एक पॉपुलेशन में हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जो है पढ़ा लिखा हो, पढ़ाई लिखाई वो करे ताकि आगे जाके उसका लाइवलीहुड सही हो सके। हमारा जो देश है वो आगे जाके तकनीकी तरीके से और डेवलप हो सके। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। तो पढ़ाई करने से हर एक व्यक्ति के अंदर जो उसकी टैलेंट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें और ज़्यादा निखार आ जाता है। वो हर किसी से अच्छे से बातचीत कर पाएगा, है ना। और पढ़ाई से क्या होता है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है। तो उससे लोगों के सामने आप शो ऑफ भी कर सकते हो कि हाँ आप पढ़े लिखे हो, है ना। मतलब शो ऑफ करना इन द सेंस कि लोग आपको अच्छा कहेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति हर किसी को अच्छा लगता है ना। और फिर उसको सोचने की भी क्षमता होती है उसके अंदर, वो हर चीज़ को समझ पाता है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अंधविश्वास जो लोग करते थे पुराने ज़माने में, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो अंधविश्वास कर लिया करते थे, हर किसी पे विश्वास कर लेते थे। तो वही चीज़ है कि डिसीजन ले पाओगे आप क्या सही है क्या गलत है, तो पढ़े लिखे होगे तो वो चीज़ कर पाओगे। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है। तो फ्रांसिस बैकन की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं एस्से सॉरी। तो देखो सबसे पहले लाइन में ही आपको स्टडीज़ के क्या यूजेस है वो बताए गए हैं। स्टडी के 3 यूजेस है। देखो, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी जो अध्ययन है, ये जो पढ़ाई है वो आपको क्या देती है, उससे क्या यूजेस है। सर्व माने यूज़, उसके क्या यूज़ है। तो स्टडीज़ आपको खुशी देती है। डिलाइट माने खुशी देना। कुछ बच्चों को अब लगता है कि स्टडीज़ बोझ है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती, मन नहीं करता पढ़ने का, एग्ज़ाम आ रहे हैं पढ़ना पड़ेगा, वो भी है। लेकिन इसके अलावा आप देखो कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। तो स्टडी क्या देती है, आपको खुशी देती है। और फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब जैसे ज्वेलरी होती है, हर वुमेन ज्वेलरी पहनते हैं ताकि अपना ब्यूटी को निखार सके, ठीक वैसे ही स्टडीज़ आपके ऑर्नामेंट की तरह है। ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आप और ज़्यादा अच्छे लगते हो जब आप बातचीत करते हो लोगों से, तो लोगों को पता चलता है पढ़े लिखे आपकी पर्सनालिटी में वो झलकती है चीज़, क्योंकि आपकी बातचीत में आप अच्छे से मतलब डिसीजन ले पाओगे, आप उनको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो उसी से पता चलेगा कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़। पढ़े लिखे और अनपढ़ की बातों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टडीज़ आपका पर्सनालिटी डेवलप करता है। स्टडीज़ से आप शो ऑफ कर सकते हो लोगों के सामने बातचीत करके। ठीक है, एंड फॉर एबिलिटी, आपकी जो योग्यता, आपकी जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, तो स्टडीज़ क्या करता है, आपको खुशी देता है। स्टडीज़ आपको ऑर्नामेंट की तरह यानी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। एंड फॉर एबिलिटी, आपकी योग्यता को बढ़ाता है। ठीक है, नाउ देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट। अब देखो यहाँ पे जो डिलाइट है, ऑर्नामेंट है, एबिलिटी है, इन तीनों के क्या अलग अलग यूजेस है उनको समझाया गया है। तो देखो चीफ यूज़ का मतलब होता है मुख्य काम। तो इनका मुख्य यूज़ क्या है, देखो डिलाइट खुशी का प्रदान करता है। ये इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, जब इंसान अकेला होता है और उसके पास कुछ काम नहीं होता करने को, बोर हो रहा होता है, तब ये खुशी देता है। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि खाली टाइम में अपने नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स रीड करते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं अलग अलग लाइब्रेरी से लाके, है ना, खरीद कर। तो वो क्या कर रहे हैं, आप कहोगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं, हर टाइम पढ़ते रहते, पढ़ाकू है। पढ़ाकू नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस से हटकर, सिलेबस ही पढ़ना हमेशा, सिलेबस में याद करना ये सब तो अलग चीज़ है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं स्कूल में। लेकिन इससे हटकर आप अलग से बुक्स पढ़ना, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। इससे आपकी रीडिंग अच्छी होती है एंड वोकेबलरी भी अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी और बढ़ती है, नॉलेज आपको मिलती है अलग सी। तो ये भी अच्छी चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोगों को खुशी मिलती है वो बुक्स रीड करके। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि बुक्स रीड करते हैं। वैसे मैं तो नहीं करती, बट मैंने देखा है बहुत सबको। तो वैसे स्टडीज़ जो मतलब पढ़ते हो तो उससे आपको क्या खुशी मिलती है, जब आप थके हुए होते हो, बोर हो रहे हो, तो अकेले होते हो, तब ये आपको खुशी देता है आपके अकेलेपन में। ठीक है, हमारा सच्चा साथी हमारी बुक्स ही होते हैं, कहा जाता है ना। आगे देखो, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। ऑर्नामेंट में कब काम आता है ये, ऑर्नामेंट कैसे है, तो जब आप किसी से बातचीत करते हो, कॉन्वर्सेशन करते हो, डिस्कोर्स माने कॉन्वर्सेशन करना, किसी से बातचीत करते हो तो उसमें आपका पर्सनालिटी आपकी झलकती है, दिखाई देती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा आपका, आप अच्छे से बातचीत कर पाओगे, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर दे पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्नामेंट की तरह यूज़ होता है स्टडीज़। ठीक है, एंड फॉर एबिलिटी, क्षमता कब आपकी बढ़ाई जाती है, देखो इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। यानी कि क्षमता आपकी तब बढ़ाई जाती है, क्षमता आपकी तब इस्तेमाल आती है, एबिलिटी, जब आपको कोई निर्णय लेना हो, जजमेंट, कोई भी लाइफ के बड़े छोटे मोटे जो भी निर्णय डिसीजन होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो आप ले पाते हो जब आप पढ़े लिखे होते हो। तो अंधविश्वास से आप बचते हो, सही कौन है गलत कौन है वो कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी वोटिंग चल रहा है अभी मान लो, और वहाँ पे दो पार्टीज़ है, लाइक बीजेपी और
कांग्रेस पार्टी। तो अब अगर मैं पढ़ी लिखी होंगी तो मैं एक सही डिसीजन ले पाऊंगी कि कंट्री के लिए कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी जो है देश को उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, तो वैसे वो डिसीजन हम ले पाएंगे, तो हम चूज़ कर पाएंगे कि कौन सी पार्टी सही है। ठीक है, तो वैसे ही ऐसे निर्णय लेने में कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, तो वो हम कर पाते हैं। और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस यानी कि जैसे कि कोई भी आप काम काज कर रहे हो, कोई भी बिजनेस चला रहे हो, कोई भी जॉब में हो, तो कोई भी टाइप केस में आप वहाँ पे वेल नोनली बिहेव कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे अपनी चीज़ों को, अपने कामकाज को मैनेज कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, और क्या। ठीक है, तो इस तरीके से डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है, आपकी एबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये यूज़ है आपका स्टडीज़ का। आगे देखो, फॉर एक्सपर्ट मैन मैंने एक्सपीरियंस मैन, जिसको एक्सपीरियंस है चीज़ का, कर करके उसको उस चीज़ का बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ज़्यादा उसमें चीज़ में अच्छे हो जाओगे। जैसे एग्जाम्पल मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या करता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर कोई कहता है प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आपके क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो वही चीज़ है कि एक्सपर्ट मैन, जो एक्सपीरियंस मैन होता है, कैन एग्जीक्यूट माने वो इंप्लीमेंट कर सकता है। क्या इंप्लीमेंट कर सकता है, देखो, एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स। देखो, जो एक्सपीरियंस मैन होता है वो किसी चीज़ को जज कर सकता है, लेकिन किसी एक काम में, पर्टिकुलर माने किसी एक दो चीज़ में ही वो जज कर सकता है, निर्णय ले सकता है, वन बाय वन, एक एक करके। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति है, तो उसको पत्थर तोड़ तोड़ के एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस पॉइंट पर पत्थर के मारेंगे तो जल्दी पत्थर टूटेगा। तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू उसने अपने अंदर बिल्ड कर लिया है ये चीज़, तो उसे बड़े अच्छे से पत्थर तोड़ना आएगा। ठीक है, लेकिन वो पत्थर ही तोड़ सकता है, उसको अगर फिर दूसरा काम दिया जाएगा तो शायद वो नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस चीज़ में उसे एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो वही चीज़ है। बट द जनरल काउंसल्स, लेकिन जब सामान्य सलाह की बात की जाए, जब हमें कोई न्यू प्लान बनाना हो, एंड द प्लॉट्स माने न्यू प्लान बनाना, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स यानी कोई भी लाइफ के प्रॉब्लम्स जब आपके होते हैं, कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, तो वही व्यक्ति अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाएगा, नए प्लान्स बना पाएगा, एक सामान्य सलाह दे पाएगा हर एक चीज़ में, जो कि पढ़ा लिखा होगा, लर्नड होगा, जिसको नॉलेज होगी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मैन एक ही दो चीज़ों में निर्णय ले पाएंगे, जजमेंट कर पाएंगे, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो हर एक पॉइंट में, हर एक लाइफ के डिसीजन में जो है क्या ले पाएगा, सही डिसीजन ले पाएगा। तो हर एक इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो लाइफ के हर एक डिसीजन को ले सके। एक्सपीरियंस मैन सिर्फ एक दो डिसीजन ले सकते हैं अपने काम से रिलेटेड, जिनका उस एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जैसे शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर को आप बोलोगे ना कि किस तरीके से शॉप को चलाना है, किस तरीके से उसका बिजनेस में सब कुछ करना है, वो बहुत अच्छे से कर पाएगा उस चीज़ को, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर उसको दूसरा काम दे दे, पत्थर तोड़ने का काम दे दे, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसी को कह रहे हैं यहाँ पे, वही चीज़ समझाई जा रही है कि जो एक्सपीरियंस मैन होता है किसी एक काम में, तो वो इसी एक काम को ही कर पाएगा, बाकी कामों को नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो सारे काम कर पाएगा। ठीक है ना। आगे देखो, तो यहाँ तो यूजेस बता दिए कि स्टडीज़ के क्या क्या यूजेस हैं। अब बताते हैं कुछ डिफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ स्टडी, मतलब जब ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो उसके क्या डिफेक्ट होते हैं, क्या खामियां हैं, उसको बताया गया। आगे देखो, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, यानी पढ़ाई में ज़्यादा समय देना भी एक लेजीनेस होता है। स्लॉथ माने लेजीनेस, उससे आप लेजी हो जाते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके एग्जाम आ गए, मान लो आपके, और आपने सिलेबस कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, अब आप सीधा पढ़ने बैठे हो एग्जाम से एक रात पहले, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक रात पहले पढ़ते हैं, है ना। तो अब पूरा दिन पढ़ोगे, पूरी रात पढ़ोगे, उससे क्या होगा, लेजी हो जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, है ना। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे। किसी भी काम को ज़्यादा करना सही नहीं होता, करना लिमिट में करना ठीक है, लेकिन किसी भी काम को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे पढ़ाई भी है, पढ़ाई करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि आप लेज़ी हो जाओ। ठीक है, और फिर फ्रांसिस बैकन बताते हैं कि जो लेज़ी पर्सन होते हैं ना, आलसी व्यक्ति होते हैं, उनकी एक निशानी होती है कि वो पढ़ाई तो करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो, और पढ़ाई में अपना टाइम बिता देते हैं ताकि उन्हें दूसरे काम ना करने पड़े। अगर कोई भी फैमिली मेम्बर बोले कि जाओ पानी ले आओ एक गिलास, तो वो ये कहेंगे कि अभी तो हम पढ़ाई करें, अब दूसरों से कह दो। तो ये उसकी लेजीनेस को दिखाता है। ठीक है, कि कितना ज़्यादा वो लेज़ी पर्सन है। तो ज़्यादा पढ़ाई में अपना समय बिताना भी एक लेजीनेस होता है, तो ज़्यादा टाइम हमें पढ़ाई में भी नहीं बिताना चाहिए। लाइफ को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, कभी भी डिसबैलेंस नहीं करना चाहिए। टाइम पे खाओ, टाइम पे पढ़ाई करो, टाइम पे खेलो कूदो। देखो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक सुनना पसंद है तो रोज़ सुनो, मतलब 24 घंटे नहीं सुनो, मतलब सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है, खेल कूद अच्छा आपको लगता है तो आप खेलो कूदो, ठीक है, पढ़ाई भी करो, कम करो लेकिन करो। तो हर चीज़ आपको करनी चाहिए बैलेंस के साथ। आगे देखो, टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और कहते हैं इज़ अफेक्शन। कहते हैं कि ज़्यादा शो ऑफ करना भी सही नहीं होता। फिर वो ज़्यादा जब आप शो ऑफ करते हो, मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, उसके सामने आप डींगे हाँक रहे हो, ज़्यादातर वोकेबलरी यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, उसे इंग्लिश आती भी नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, फिर भी इंग्लिश में आप बात कर रहे हो, तो वो चीज़ दिखावा कहलाती है, अफेक्शन, दिखावा। ठीक है, नॉर्मली आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, ये है, बट ज़्यादा दिखावा कर रहे हो। ठीक है, मान लो चाणक्य ने जो बात कही है, उसी के सारे आपने जो है, जो भी उसने कही है उसको रट के चले गए आप, मायने कुछ नहीं पता आपको, रट के चले गए। और फिर जब दूसरा वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो उसके सामने आप सारे उसके चाणक्य के जो भी थॉट्स है सब कुछ वो सारे उसके सामने
प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, वो आपकी अफेक्शन दिखाती है, उसका दिखावा कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, ह्यूमर का मतलब होता है उसका मजाक बनना, यानी कि जो इंसान जो भी पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उसी को पूरा तरीके से मान के, उसके रूल्स को रेगुलेशंस को मान के चल के आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हो, तो वो भी इससे आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑथर है, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी और उस बुक में उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और इसका ये सॉल्यूशन मैंने हल निकाला। ठीक है, तो आपको भी अब वही प्रॉब्लम हो रही है, आपने बुक पढ़ी, आपको वो जो सॉल्यूशन उन्होंने लिखा है उसी सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम एक हो सकती है लेकिन सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बिकॉज पर्सन भी डिफरेंट डिफरेंट है, ऑथर डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो, तो आप दोनों का जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन आप अपने ही लाइफ में उसका सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, लोग उससे आप पर हंसेंगे, आप हंसी का पात्र बन जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अपने लाइफ में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ को पूरी तरीके से होली उसको मान लेना गलत है। ठीक है, आगे देखो, दे परफेक्ट नेचर, दे यहाँ पे कौन है, दे आपका स्टडीज़, जो पढ़ाई है उसको बोला गया है, जो स्टडीज़ क्या करती है, आपके नेचर को, व्यक्तित्व को क्या करती है, परफेक्ट करती है, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है जब आप उसमें एक्सपीरियंस मिला देते हो, यानी स्टडीज़ प्लस एक्सपीरियंस इक्वल्स टू परफेक्ट। ठीक है, इंसान परफेक्ट का बन जाता है जब पढ़ाई तो करता है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी हो उसका, यानी थ्योरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी को पढ़ के चले जाना, रट कर चले जाना, ये सही नहीं है। अच्छा, हम जो पढ़ाई करते हैं, हम सब भी बच्चे, वो क्या करते हैं, हम सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे बुक खोलते हैं, रट्टा मारते हैं और रट्टा मार के लिख कर चले आते हैं, और पता भी कुछ नहीं है कि इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको समझते ही नहीं है, तो ये नॉलेज गलत है, इससे हमें कोई नॉलेज नहीं मिल रही, सिर्फ हम लिख रहे हैं अपना और हम अपनी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज हमारे पास ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, तो वो नॉलेज मतलब वो किसी काम की नहीं है। फिर पढ़ाई हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हमें चीज़ों समझ भी आए। ठीक है, आगे देखो, फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ माने जो हमारा टैलेंट है, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, हर एक इंसान में टैलेंट होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर टैलेंट ना हो, हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होता है। ठीक है, तो जो नेचुरल एबिलिटीज़ है ये हमारे नेचुरल प्लांट्स की तरह है, जिस तरीके से एक पौधा अपने आप उगता है, ठीक वैसे ही गॉड ने हमारे अंदर हमारा टैलेंट दिया है, दैट नीड प्रूनिंग, जिसको छटाई करना, उसकी केयरिंग करना, सफाई करना ज़रूरी है। जैसे प्लांट जो पौधा होता है तो उसकी सफाई करना, उसके जो छोटे मोटे वीड्स हो जाते हैं उनको काटना छाँटना, ठीक है, फिर उसकी केयरिंग करना जैसे करना पड़ता है हर एक पौधे को, ठीक वैसे ही हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज़ है वो एक पौधे की तरह है, पौधे के समान है, जिसकी केयरिंग करना ज़रूरी है। और वो कैसे होगी केयरिंग, बाय स्टडी, वो होगी पढ़ाई से, पढ़ोगे तभी आप अपने नेचुरल टैलेंट को और निखार पाओगे। एंड स्टडीज देमसेल्व्स टू गिव फॉर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज, और जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, वो आपको खुद डायरेक्शन देता है, ठीक है, कि आप सही रास्ते पर जाओ। एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, लेकिन एक चीज़ है कि पढ़ाई भी एक्सपीरियंस से बंधी हुई है, यानी पढ़ाई जब एक्सपीरियंस के साथ मिलाओगे तभी आप एक अच्छे से मतलब बन पाओगे व्यक्ति। ठीक है, तो पढ़ाई तो है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ एक्सपीरियंस कैसे इंपॉर्टेंट है। हर जगह एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। मान लो आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, आपने डिग्री बहुत सारी ले ली और आप बड़े से स्कूल में चले गए, किसी सरकारी में स्कूल में ही चले गए मान लो, ठीक है, वहाँ जाकर आपने बोला कि मुझे जॉब चाहिए, पढ़ाई करवानी है बच्चों को, तो सबसे पहले ना डिग्री से पहले डिग्री तो देखेंगे, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपने इससे पहले कितने बच्चों को पढ़ाया है, कितने स्कूलों में पढ़ाया है। एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा तो वो आपको नहीं लेंगे अपने स्कूल में, ठीक है, तो एक्सपीरियंस वो देखेंगे। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय, बिना एक्सपीरियंस के कुछ काम नहीं है व्यक्ति का, ठीक है, तो एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और दूसरी चीज़ ये, जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल साइंस है, मान लो साइंस में थ्योरी तो होती है, साथ में प्रैक्टिकल्स भी तो कितने सारे होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ली ही नहीं, प्रैक्टिकली आपने नहीं देखा चीज़ों को, तो आप फिर कोई इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ठीक वैसे ही आगे देखो क्या बोला है, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़। तो देखो जो क्राफ्टी, जो चालाक व्यक्ति होते हैं, जिनमें दिमाग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टडीज़ को कंडेम करते हैं। कंडेम करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी वो स्टडीज़ को पसंद नहीं करते। सिंपल मैन एडमायर देम, जो सीधे साधे व्यक्ति होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं पढ़ाई को, उन्हें अच्छा लगता है पढ़ाई। अगर कोई भी सीधा साधा व्यक्ति आपसे पूछेगा आपने कितने तक पढ़ा है, आपने बोला इतना डिग्री तक हमने डिग्री ली हुई है, BA MA ये सब पास किया हुआ है, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह बहुत अच्छा पढ़े लिखे हो, बड़ा अच्छा आपको प्रोत्साहित करेंगे, खुश होंगे आपसे। तो सिंपल मैन एडमायर करते हैं स्टडीज़ को, जबकि क्राफ्टी मैन क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं पढ़ाई को। एंड वाइस मैन यूज़ देम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वाइस मैन कौन होता है पता है, बुद्धिमान, जो कि सही डिसीजन ले सकता है लाइफ के, जिसमें इंटेलिजेंस होता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर फटाक से वो दे सके, लाइफ के डिसीजन हर एक ले सके, वही वाइस मैन होता है। तो वाइस मैन पढ़ाई का यूज़ करता है, अपने लाइफ में उसे उतारता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं होता, हमें उसे अपने लाइफ में यूज़ भी करना होता है। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, देखो पढ़ाई सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं की जाती, बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम। पढ़ाई आप सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं करते, बल्कि
पढ़ाई आपको तब नॉलेज आपको मिलती है पूरी तरीके से, आप तब विद्वान बनते हो, आप तब बुद्धिमान बनते हो जब आप उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू लो, यानी एक्सपीरियंस के थ्रू। वन बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने एक्सपीरियंस, यानी पढ़ाई के साथ साथ जब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो, आपको एक्सपीरियंस हो चीज़ का, तो आप एक सही वाइस मैन बनते हो। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रांसिस बैकन है वो बताते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं बल्कि उसके साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे फ्रांसिस बैकन बताते हैं कि पढ़ाई आपको कैसे करनी चाहिए, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो किस तरीके की पढ़ाई आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। कहते हैं कि पढ़ाई आप कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को गलत साबित करना, किसी के साथ बहस करना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट बहस करना, तो आप किसी के साथ बहस करने के लिए या किसी को फॉल्स गलत साबित करने के लिए, कन्फ्यूट माने गलत साबित करने के लिए, पढ़ाई आपको किसी के साथ बहस करने के लिए या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ बहस करना चाह रहे हो, आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हो, किसी को गलत साबित करना चाह रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ाई गलत है, मत पढ़ो फिर। ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। और कहते हैं कि पढ़ाई इसलिए भी मत करो कि तुम उसको पूरा फॉर ग्रांटेड ले लो, कि जो लिखा है उसी को मान लिया, लिखा है पढ़ो ठीक है, लेकिन उसको पूरा उतार लो अपने अंदर, मतलब उसी को पूरा सच मान लो, ये चीज़ भी गलत है। और ना ही पढ़ाई करो बात करने के लिए, किसी के साथ डिस्कशन कन्वर्सेशन करने के लिए, बट टू वे एंड कंसिडर। पढ़ो किस लिए, पढ़ना किस लिए चाहिए, उसको पढ़ने के बाद तो लो और फिर उसके बारे में सोचो कि जो पढ़ाई की है कितनी सही है कितनी गलत है, उसके बारे में ध्यान से सोचो, उसको तोलो। ठीक है, तो पढ़ाई हमें क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए वो बताया। पढ़ाई हमें किसी से बहस करने या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए कि उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लें, उसी को सच मान के चलें, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिसमें जो ऑथर होते हैं सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए जो है लिख देते हैं, अब वो सही है कि गलत वो नहीं देखते, तो कुछ बुक्स ऐसी भी होती है। ठीक है, ज़्यादातर तो सही होती है, बट कुछ कुछ ऐसी होती है, तो आपको हर चीज़ जो लिखी हुई है उसी को मान लेना भी सही बात नहीं है। और पढ़ाई इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि आप किसी से बातचीत करना चाह रहे हो, किसी के साथ बातचीत करके उसको नीचा दिखाना चाह रहे हो, तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि बड़े होके दिखाएंगे, बातचीत करेंगे लोगों से इस तरीके से, तो वो भी नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए कि आप पढ़ाई करने के बाद उसको तोलो, उसके बारे में सोचो कि आपने जो पढ़ाई करी है कितनी करी है, कैसी करी है, डिसीजन ले सको। ठीक है, इसलिए पढ़नी चाहिए हमें ना। अब बुक्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके की बुक्स होती है और किस तरीके से पढ़ी जाती है। देखो, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स होती है जिनको टेस्ट करना जाता है सिर्फ, अदर्स टू बी swallowed, और कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनको निगला जाता है, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स को पूरा चबा के अच्छे से खा लेना चाहिए, मतलब डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, पचा लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखो, दैट इज, अब यहीं पे फ्रांसिस बैकन ये जो लाइन उन्होंने बताई है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, ये सब बातें जो बताई है, इसका मतलब वो बताते हैं कि मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं वो। देखो, सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, मतलब कुछ बुक्स को सिर्फ पार्ट्स में रीड कर लेना चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, ज़्यादा क्वालिटी उसकी नहीं होती, तो अगर आपको लगता है कि कुछ बुक्स आपको नहीं पसंद आ रही, पढ़ने का मन नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो बुक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लो, पिक्चर देख लो उसकी, या उसको ऊपर से देख लो और बस रख दो। ज़रूरत नहीं है उसकी कि पूरा आपको पढ़ना पड़े, उसके हर एक वर्ड को पढ़ना पड़े, उसे अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़े, नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए, मतलब एक चख के देख लिया आपने, जैसे खाना होता है ना, खाना जैसे आपके पास रखा हुआ है आपके प्लेट में, और आपको मान लो दाल चावल बने, आपको मान लो नहीं पसंद, ठीक है, तो आपने सिर्फ एक बार थोड़ा सा चख कर देख लिया टेस्ट के लिए कि कैसा बना है, और फिर पूरा छोड़ दिया, खाया ही नहीं, सिर्फ टेस्ट कर लिया। ठीक वैसे बुक्स भी होती है कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपके इंटरेस्ट की नहीं होती, आपको नहीं पसंद पढ़ना, या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आप सिर्फ उनको टेस्ट करो, खोल के देख लो एक बार बस। ठीक है, इस तरीके से। अदर्स टू बी रीड, और कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको रीड करो बट नॉट क्यूरियसली, मतलब जिज्ञासा के साथ अपना माइंड लगा के, ध्यान लगा कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको स्वलो करना होता है, जैसे कोई खाना है आपका मान लो, और वो आपको नहीं पसंद लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसने अपने अपने मुंह में डाला और निगल लिया सीधा, चबाया भी नहीं, निगल लिया सीधा, ताकि आपको स्वाद भी ना पता चले उसका। तो कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिनको आपने पढ़ा, सिर्फ ऐसा फटाफट से रीड कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको आपने क्यूरियोसिटी के साथ नहीं पढ़ा, दिमाग लगा कर नहीं पढ़ा, सिर्फ रीड कर लिया, तो कुछ बुक्स ऐसी भी होती है। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलिजेंस एंड अटेंशन, और कुछ बुक्स ऐसी होती है जो बहुत क्वालिटी की होती है, या कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपके इंटरेस्ट की होती है, जो आपको पढ़ना पसंद है और अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उन बुक्स को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। किसके साथ? मन लगाकर, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, दिमाग लगाकर, डिलिजेंस यानी मेहनत के साथ, और अटेंशन माने ध्यान से, बहुत दिमाग लगाकर आपको पढ़ना चाहिए, हर एक वर्ड को, हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है बुक्स, तो इंपॉर्टेंट बुक्स को आपको पूरा पढ़ना चाहिए दिमाग लगाकर, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि उनको च्यूड यानी चबाओ और फिर पचा लो, यानी अच्छे से पढ़ो और फिर अपने दिमाग में बिठा लो, इस तरीके से इसका मतलब है, समझे। तो यहाँ 3 तरीके की बुक्स बताई गई है। कुछ ऐसी बुक्स जो कि क्वालिटी जिनकी अच्छी नहीं होती और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है उस पर, तो सिर्फ आपको टेस्ट कर लो, थोड़ा सा जस्ट चख के देख लो, है ना, पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको
आप swallow कर लो, swallow कर लो ना मतलब निगल लो, उसका टेस्ट भी आपको ना लगे और आप उसको निगल लो, मतलब रीड कर लो और पता भी कुछ ना चले कि क्या था इसके अंदर। और कुछ बुक्स ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है और आपकी इंटरेस्ट की होती है, जिनको आप चबाओ और डाइजेस्ट कर लो, मतलब हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो दिमाग लगाकर, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी, कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिनको अपने डेप्यूटी माने असिस्टेंट, किसी के द्वारा आप पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, खुद ना पढ़ के किसी से पढ़वा लो। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम, और उसके एक्सट्रैक्ट्स बनवा लो, एक्सट्रैक्ट माने समरी। जैसे ये आपका ऑफ स्टडीज़ एक चैप्टर है, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना, आप क्या कर रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी का बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है, देखो ऑफ स्टडीज़ है, ठीक है, आप खुद से नहीं पढ़ रहे, इसको आप पढ़ तो खुद से भी सकते थे, है ना, खुद से रीड करके समझते दिमाग लगाते, लेकिन आपने नहीं किया, आपने इस वीडियो को ओपन किया और आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो के थ्रू मेरे से आप समझ रहे हो इसको, है ना, तो मैं डिप्यूटी हुई यानी असिस्टेंट हुई आपकी, जो कि आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, पढ़ के बता रही हूँ, है ना। तो कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जो कि आप अपने डिप्यूटी से पढ़वा सकते हो, खुद नहीं पढ़ा, आप दूसरे से पढ़ के समझ रहे हो, और या तो आप उसका एक्सट्रैक्ट बनवा सकते हो यानी समरी। अब इस ऑफ स्टडीज़ का आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने क्या किया, एग्जाम देने जा रहे हो तो उस समय आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा पढ़ो, तो आपने उसकी समरी देख ली, एक छोटा सा रिकैप देख लिया, जिसमें आपको पूरा चैप्टर थोड़े से मिनट में समझ आ जाएगा कि उसमें क्या क्या है, ऊपर ऊपर से आपने देख लिया, ठीक है। तो वैसा भी होता है बाय अदर्स, यानी दूसरों से आपने उसकी समरी बनवा ली या उससे रीड करवा लिया। तो कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिनको खुद ना पढ़ के आप किसी से पढ़वा लो या उसकी समरी देख लो, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन ये तभी हो सकता है जब कोई कम इंपॉर्टेंट महत्व वाली चीज़ें हो, कम लेस इंपॉर्टेंट वाली बुक्स हो। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वाली होती है उनको आप खुद पूरा रीड करना होता है और समरी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो समरी जिसने पढ़ा है, एक व्यक्ति जिसने पूरी समरी पढ़ी है और एक व्यक्ति जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है, और टीचर अगर आपसे क्वेश्चनिंग कर रही है तो किसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी? जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, क्यों? क्योंकि उसको हर एक छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में पता है। लेकिन समरी जिसने पढ़ी है उसने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है ना, छोटे मोटे उसे पता है कि हाँ चैप्टर में है क्या ऑलमोस्ट, लेकिन हर एक वर्ड से अगर उससे पूछा जाए तो नहीं बता पाएगा ना वो। तो ये तभी हो सकता है, एक्सट्रैक्ट आप तभी बनवा सकते हो उसका जब कोई लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट हो, यानी आपसे कोई ज़्यादा आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा, तभी आप इसका समरी देख सकते हो। कोई आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीज़ें पूछ ले तो आप वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आपको पूरा नहीं पता, आपने तो सिर्फ समरी पढ़ी है ना, पूरा चैप्टर पढ़ा होता तभी आपको पूरा पता चलेगा, तभी आप आर्ग्यूमेंट कर पाओगे, बातचीत कर पाओगे, समझ रहे हो। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और कुछ बुक्स ऐसी भी होती है बेकार टाइप की, जिसमें क्वालिटी नहीं होती, बकवास टाइप की बुक होती है बेकार। उसमें क्या होता है, एज डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, जो डिस्टिल्ड बुक्स होती है, डिस्टिल्ड बुक्स मतलब देखो डिस्टिल्ड का मतलब होता है साफ़ पानी जैसा, तो यहाँ डिस्टिल्ड बुक्स का मतलब है जो कॉमन बुक्स है, ये कॉमन डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती है, मतलब अच्छी तो होती है पर उसका स्वाद नहीं होता। मतलब कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जो आपके इंटरेस्ट की नहीं होती, मतलब बुक्स तो अच्छी है बट आपका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्या होता है कि जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, मिनरल भरा होता है, साफ़ पानी, अच्छा क्वालिटी का पानी होता है, लेकिन जब पीते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता। अब जो खारा पानी पीते हैं या मतलब डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीते तो उनके लिए वो पानी बिल्कुल स्वादलेस होगा, टेस्टी नहीं होगा, टेस्टलेस होगा, है ना। तो वैसे ही है कि पानी तो अच्छा है उनके लिए लेकिन उनको टेस्ट नहीं आता उसका। तो वैसी बुक्स भी होती है कुछ कि वो अच्छी तो होती है बट उन किसी काम की नहीं होती उस व्यक्ति के, क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ डिजिटल बुक्स भी होती है। फ्लैशी थिंग्स, और लिखा हुआ है फ्लैशी थिंग्स मतलब स्वादहीन होती है, ठीक है, कुछ भी इसमें टेस्ट नहीं होता। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बुक्स के बारे में बताया गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। रीडिंग मेक अ फुल मैन, अब बताते हैं कि अगर आप रीड करते हो तो वो आप रीडिंग से क्या आप फुल मैन बन सकते हो। फुल मैन का मतलब देखो जानवर और व्यक्ति में क्या अंतर है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब जिसको रीड करना आएगा, बातचीत करनी आएगी, तो वो एक इंसान है, और जो एनिमल होता है उसे ना बातचीत करनी आती है ना उसे रीड करना आता है ना। तो फुल मैन का मतलब यही है कि इंसान बन पाएगा वो रीडिंग से, ठीक है। डिफरेंस पता होगा कि कौन इंसान है कौन जानवर है इस तरीके से। तो रीडिंग क्या बनाता है, एक फुल मैन बनाता है, ठीक है। मैन यहाँ पे मैन का मतलब सिर्फ मैन नहीं, औरतें जो मतलब गर्ल्स होती है उनके लिए भी ये है, बोथ, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल। ना देखो कॉन्फ्रेंस और रेडी मैन, जो कॉन्फ्रेंस होता है यानी कॉन्फ्रेंस मतलब जब बातचीत आप करते हो, डिस्कशन करते हो, तो उससे आप रेडी मैन बनते हो। बातचीत करने से क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है, उससे आपसे अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो आप उसका हाजिर जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो रेडी मैन आप बनते हो, हाजिर जवाबी वाला इंसान बनते हो। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग से आप लिखने से आप एक एग्जैक्ट मैन बनते हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, हर एक पढ़ाई के 3 स्टेप्स होते हैं कि पहले रीड करो, देन बातचीत डिस्कशन करो, एंड फिर राइटिंग लिखो, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं स्टडी के। नाउ एंड देयरफॉर इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अब बताते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसके पास एक ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए। मतलब देखो जैसे आप मान लो हो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, कल, और आपको कुछ भी आपने पढ़ाई किया मतलब रीड किया ओनली, और आप सोच रहे हो कि कल जाके एग्ज़ाम दूंगा, और चले गए देने और आपको कुछ याद ही नहीं है, जो भी पढ़ा आपने पढ़ा बहुत कुछ लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है, है ना। मतलब कि आपकी मेमोरी कम है,
तब आपको ज़रूरत है कि आप लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा याद रहेगा, उतनी ज़्यादा मेमोरी स्ट्रांग होगी। तो जिन बच्चों की मेमोरी कम होती है, ठीक है, तो उनको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा, जितना लिखोगे तभी याद रहेगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ग्रेट मेमोरी है, आपको चीज़ें याद रहती है, तो आप रीड करने से भी आपका काम बन जाएगा। रीड करके चले गए, एग्जाम देने गए, सब याद है, लिख के आ गए, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है, बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि जिन बच्चों की मेमोरी कम है उनको रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। बोलते हैं ना कुछ टीचर्स, बहुत सारे पेरेंट्स, कि अगर आपकी मेमोरी कम है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे के बड़े बड़े क्वेश्चन याद नहीं होते, तो याद कैसे करें? तो याद करने का एक ही तरीका है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिखोगे जितना, पहले पढ़ो, समझो उस चीज़ को कि क्या लिखा हुआ है आंसर में, देन उसको लिखो। जितना लिखोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो वही बताते हैं हमारे जो राइटर है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति नहीं लिखता, इसका मतलब उसको ग्रेट मेमोरी की ज़रूरत है, क्योंकि बिना ग्रेट मेमोरी के वो चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा, ठीक है, लंबे समय तक। इफ़ ही कन्फर्ट लिटल, अगर वो कम डिस्कशन करता है, बातचीत लोगों से कम करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसे प्रेजेंट विट की ज़रूरत है। प्रेजेंट विट का मतलब होता है माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चनिंग करे तो तुरंत हाजिर जवाब वो दे सके, ठीक है। क्योंकि जब बातचीत वो कम करता है तो मतलब उसके पास प्रेजेंट विट होना भी ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट विट नहीं होगा तो किसी से भी बातचीत जब करने जाएगा तो कैसे करेगा, ठीक है। एंड इफ़ ही रीड लिटल, और अगर वो कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच क्यूनिंग। क्यूनिंग का मतलब होता है चालाक। तो अगर वो कम पढ़ता है तो उसे चालाक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू सीम टू नो दैट ही डॉट नॉट, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि भोंदू है वो, डॉट माने भोंदू, जिससे लोगों को वो भोंदू ना लगे, चालाक लगे। तो अगर कम पढ़ता है तो चालाक जैसा उसे दिखना चाहिए तभी, नहीं तो लोग उसे भोंदू समझेंगे, ठीक है। अब आगे देखो सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट्स, किस किस सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप किस किस तरीके के आपके अंदर टैलेंट आएगा। देखो हिस्ट्रीज मेक मैन वाइस, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, इतिहास अपना पढ़ते हो, तो उससे आप वाइस, बुद्धिमान बनते हो, क्योंकि इतिहास ही है जिससे कि इंसान सीखता है बहुत कुछ, ठीक है। जैसे आग का आविष्कार हमारे पूर्वजों ने किया, उन्हीं से तो हमने सीख कर फिर आगे जाके इन्वेंशन इतने सारे किए हैं, तो वो किससे हुए? हिस्ट्री पढ़ के ही तो हुए। तो हिस्ट्री क्या बनाती है? इंसान को बुद्धिमान बनाती है। पोइट्स विटी, पोइट्स क्या बनाती है? विटी बनाती है। विटी माने चतुर बनाती है। जब आप पोएट पढ़ते हो, मान लो आपने कोई भी पोएम पढ़ी, अब उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, तो आप उसको ढूंढते हो, पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग ढूंढते हो, तो मीनिंग ढूंढने से आपको उसकी नॉलेज होती है। तो वैसे आप क्या बनते हो? आपके अंदर बुद्धिमान, आपके चालाक, आप चतुर बन पाते हो, बुद्धिमान बन पाते हो, ठीक है। और उसमें आपको आनंद भी आता है पढ़ने में, ठीक है। द मैथमेटिक्स सप्टल, जो मैथमेटिक्स है वो आपको शार्प बनाती है। सप्टल माने शार्प, है ना। तो बचपन से जब भी आप मैथमेटिक्स कर रहे थे अब तक, अभी तो शायद आप करते हो ना करते हो, तो मैथमेटिक्स पढ़ने का एक ही चीज़ है कि आपके माइंड को शार्प बनाती है ये। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना। थोड़ी सी भी गलती, पूरा क्वेश्चन गलत। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड को आपका फोकस करके आपको करना पड़ता है उस काम को, तो उससे आप शार्प बनता है आपका माइंड, ठीक है। नेचुरल फिलोसफी डीप, मोरल एंड ग्रेव, जो नेचुरल फिलोसफी है, मतलब जब आप फिलॉसफी पढ़ते हो तो उससे आप गहराई से सोच पाते हो। जो भी फिलॉसफी देते हैं ना अपनी, तो बड़े गहराई से सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत गहराई से सोचते हैं, डीपली सोचते हैं। तो गहरे विचार आप कर पाओगे। अगर नेचुरल फिलॉसफी आप पढ़ोगे, फिलॉसफी के बारे में पढ़ोगे, तो आप उससे डीपली सोच पाओगे चीज़ों को, ठीक है। डिसीजन ले पाओगे, डीपली थॉट ऑफ कर पाओगे, ओके। एंड ग्रेव माने सीरियस हो पाओगे, ग्रेव माने सीरियस होना, ठीक है। मोरल माने मोरल वैल्यूज़ आपको पता चलेंगे, और डीप माने गहराई से सोचना, ठीक है। आगे देखो, लॉजिक एंड रियोट्रिक एबल टू कंटेंड, लॉजिक और रियोट्रिक पढ़ोगे, रिटोरिक, ठीक है। रिटोरिक क्या होता है? रिटोरिक का मतलब होता है लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो लैंग्वेजेस जब आप पढ़ोगे तो उससे आपको डिस्कशन करने में इजी रहेगा। कंटेंट माने डिस्कशन, जब आप डिस्कशन करोगे किसी से, तो अच्छे लैंग्वेजेस में आप अच्छे लैंग्वेजेस का यूज़ कर पाओगे, अच्छी वोकैबुलरी का यूज़ कर पाओगे, है ना, जिससे आपकी डिस्कशन अच्छे से आप कर पाओगे। तो लॉजिक एंड रिटोरिक आपको कंटेंट करता है, डिस्कशन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, एबियंट स्टूडिया, हाँ, इन मोर्स, इसको स्टूडिया नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है स्टडिया, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, लैटिन लैंग्वेज में, एबियंट स्टडिया इन मोर्स का मतलब क्या है? देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ आपको डिफरेंट नॉलेज गेन देता है, नॉलेज देता है, ठीक है। उससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, स्टडीज पास एंड इनटू एन इन्फ्लुएंस मैनर्स। तो स्टडी क्या करता है? आपका जो है स्टडी आपके मैनर्स को इन्फ्लुएंस करता है, ओके। तो अलग अलग टाइप की आप स्टडीज़ करोगे तो अलग अलग नॉलेज आपको मिलेगी, अलग अलग के मैनर्स में इन्फ्लुएंस उसका होगा, ठीक है। आगे देखो ना, देयर इज़ नो स्टोन और इम्पेंडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज़। तो देखो कहते हैं नहीं ना, देयर इज़ नो स्टोन यानी कोई प्रॉब्लम या कोई चेक, स्टोन माने प्रॉब्लम, ठीक है, अर्चन, और चेक, एपिडेमेंट मैंने चेक यानी बाधा। कोई भी अड़चन या बाधा किसी के भी माइंड में नहीं होती, लेकिन उसको शेप किया जा सकता है अगर किसी के माइंड में कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा है।
विट माने माइंड, ठीक है। दिमाग में कोई भी तरीके का कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक किया जा सकता है, किसके थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू। अलग अलग टाइप की स्टडीज़ है जिसके थ्रू ठीक किया जा सकता है। लाइक इस डिजीज़ ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपके बॉडी में अलग अलग तरीके के अगर कोई भी डिजीज़ होते हैं, बीमारी होती है, तो उसके लिए हर एक तरीके के बीमारी के लिए हर एक तरीके का एक्सरसाइज होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, दिमाग में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके की पढ़ाई है जिसको आप करके अपना माइंड ठीक कर सकते हो। देखो जैसे बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, बॉलिंग करना यानी क्रिकेट खेलना, ये सारी चीज़ें जो ये भी एक तरीके का क्रिकेट खेलना, बॉलिंग करना, ये क्या एक एक्सरसाइज की तरह है। तो इससे अगर किसी के भी पेट में पथरी है, स्टोन माने पथरी और रेन्स माने किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो किसी की भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी के भी पेट में पथरी है, तो अगर वो बॉलिंग करता है तो वो सही है, मतलब उसका फिर ये चीज़ सही हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये है शूटिंग माने तीरंदाजी, ठीक है। तो तीरंदाजी करने से आपका लंग्स एंड ब्रेस्ट सही होगा, ठीक है। लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट आपके छाती में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, आपका अगर पेट खराब रहता है तो आप अगर वॉक करोगे अच्छे से तो आपका पेट सही रहेगा। राइडिंग फॉर द हेड, राइडिंग यानी कि घुड़सवारी, ठीक है, हॉर्स राइडिंग अगर आप करते हो तो उससे आपका जो सर है वो सही रहता है। एंड द लाइक सो, और इसी तरीके से हर एक बीमारी का हर एक तरीके का एक्सरसाइज होता है, इलाज होता है। सो इफ़ अ मैन्स वेट इज़ वंडरिंग, तो इसी तरीके से अगर किसी भी इंसान का दिमाग घूम रहा है, बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग इधर से उधर जाता है, दूसरे बातों में चला जाता है। तो अगर किसी भी इंसान का विट माने माइंड, वंडरिंग घूम रहा है, एक जगह पे टिक नहीं रहा है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे पढ़ाई करने दे दो मैथमेटिक्स, उसे मैथ्स की बुक पकड़ा दो, उसे मैथ्स की बुक दे दो और कह दो कि क्वेश्चन सॉल्व करो। देखना फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन यानी उस फॉर एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेशन मैंने एग्जाम्पल, इफ़ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटल ही मस्ट बिगिन अगेन, मतलब अगर मान लो उसको पढ़ाई दे दी मैथ्स करने के लिए, अब बोल रहा है वो कि मेरा दिमाग ज़्यादा तो नहीं घूम रहा है लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा है, फिर से उसे दोबारा से मैथ्स की बुक दे दो, तो इसी तरीके से उसका दिमाग क्या करेगा, एक जगह पे टिक पाएगा। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपका दिमाग जो आपका फोकस है वो एक ही चीज़ पे होना चाहिए, आपके क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी दिमाग हटा उधर और आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो गया, तो दिमाग मतलब फोकस आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, वरना पूरा गलत हो जाएगा। तो इस वजह से फोकस करने में आपको ये हेल्प करता है मैथमेटिक्स, इससे आपका फोकसिंग को ये स्ट्रॉन्ग करता है और इससे आपका दिमाग जो इधर उधर जो भटक रहा है वो भटकना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी इन्होंने सॉल्यूशन बताया और ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं बता रहे, सही सॉल्यूशन बताया इन्होंने कि अगर किसी भी इंसान का दिमाग भटकता है ज़्यादा तो वो मैथमेटिक्स को सॉल्व करे, इससे उसका ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, आगे देखो क्या बोलते हैं, इफ़ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, और कोई व्यक्ति है जिसका ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अपने दिमाग से चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, यानी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, दोनों मतलब कोई दो चीज़ है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या छोटी मोटी चेंजेस है, अगर वो नहीं कर पाता, होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें नहीं पता ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में, हमें नहीं समझ आ रहा है इन दोनों में क्या अंतर है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें स्कूल मैन की स्टडी करनी चाहिए। स्कूल मैन कौन होते हैं, टीचर्स और लेक्चरर्स, फॉर दे आर साइमिनी सेक्टर्स यानी स्प्लिटर्स ऑफ हेयर्स, बाल की खाल निकालना, क्योंकि स्कूल मैन जो होते हैं ना वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, यानी बाल की खाल निकाल कर देखते हैं। तो अगर वो स्कूल मैन की स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे उन्हें जो है चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन करना आ जाएगा, ठीक है। बाल की खाल निकालना वही तो होता है कि मतलब एक छोटी छोटी चीज़ को अच्छे से समझना, बारीकी से उसको चेक करना, तो वो ठीक है, तो उन्हें स्कूल मैन की स्टडी करने दे दो। तो जो ये सिमिनी सेक्टर्स है इसका मतलब समझ आया ना, बाल की खाल निकालना, ओके, ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है इंग्लिश में मीनिंग, ठीक है, इसका मतलब बाल की खाल निकालना। इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अगर वो किसी के साथ बहस नहीं कर पाता, अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाता, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, और एक चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता, इलस्ट्रेट अपनी बातों को इलस्ट्रेट नहीं कर पाता चीज़ों को ठीक से, अनदर लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे जो लॉयर के केसेस होते हैं उनको पढ़ने के लिए दे दो, क्योंकि लॉयर के केस में ऐसा ही होता है, जो लॉयर्स होते हैं क्या करते हैं कोर्ट में, वो अगर किसी ने कोई मान लो चोरी भी करी है ना तो उस इंसान को भी सही प्रूफ कर देंगे, बिल्कुल चकमा दे देंगे, तो चकमा देना उन्हें बड़े अच्छे से आता है लॉयर्स को, तो लॉयर्स के केसेस पढ़ने उसे दे दो, तो अच्छे से वो क्या कर पाएगा, फिर चीज़ों पे बहस कर पाएगा, अपने आप को सही साबित कर पाएगा, किसी को चकमा दे पाएगा, ठीक है। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में बी हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है रेमेडी, ठीक है। तो हर एक माइंड के प्रॉब्लम के लिए, माइंड के हर एक डिफेक्ट के लिए हर एक तरीके की रेमेडी है, तो जैसे उन्होंने बताया ही माइंड की हर एक तरीके की रेमेडी उन्होंने बताई, अगर कोई किसी का माइंड बहुत ज़्यादा वंडर करता है, घूमता है, एक जगह टिकता नहीं है, तो उसे मैथमेटिक दे दो,
मैथमेटिक्स की स्टडी वो करेगा। अगर कोई इंसान है जो कि चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता तो उसे स्कूलमैन की स्टडी करने दे दो, है ना। और अगर कोई इंसान है जो बहस किसी से नहीं कर पाता, अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाता, तो उसे लॉयर के केसेस दे दो। तो हर एक माइंड के डिफेक्ट का हर एक इलाज है, ठीक है। तो यहीं पे आपका एस्से कंप्लीट होता है। तो इस एस्से से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा कि आपको किस तरीके की स्टडीज़ करनी चाहिए, किस तरीके की बुक्स की स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके माइंड में तो वो कैसे आपकी सही हो सकती है, ठीक है। बहुत ही अच्छी ये एस्से है जो कि सीखने लायक है, हर एक स्टूडेंट को इससे सीख मिलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।